धर्म है, धर्म ही कर्म है बड़ा मुश्किल से चलना सत्य की राह पर। कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है बड़ा मुश्किल से चलना सत्य की राह पर। सत्यपात 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 सत्यपात। गरिमा, गौरव, जल्दी आ जाओ बेटा, नाश्ता करो। मैं जरा जल्दी में हूँ, फ्रेंड के घर पे जाना, बाद में आता हूँ। क्या हुआ पाँव में? कुछ नहीं, सुबह सुबह ठोकर लग गई है। देख रहे होंगे सामने और सोच रहे होंगे कॉलेज की। ठोकर नहीं लगेगी तो और क्या होगा? प्रोफेसर हूँ तो कॉलेज के बारे में तो सोचूंगा ही ना। पापा, पापा, हाँ। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? नहीं, क्यों? आपका इस्तीफा मंजूर हो गया। इसीलिए सुबह सुबह ठोकर लगी थी। लेकिन आपने इस्तीफा दिया क्यों? त्यागी पुरुष त्याग ही करता है ना। इसे इस्तीफा मत कहो गरिमा, त्याग कहो, त्याग। तुम्हें पता है मैंने इस्तीफा क्यों दिया? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि घर का खर्च जैसे तैसे चलता था वो अब रुक गया है। घर के खर्चे का महत्व अधिक है या अपने नियमों के पालन की आवश्यकता अधिक है? कॉलेज में एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है जो हर किसी लड़की को छेड़ता रहता है और उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता है। ऐसे कॉलेज में भला मैं नौकरी कैसे कर सकता हूँ? आपके साथ में किन किन लोगों ने त्याग पत्र दिया है? किसी ने नहीं, क्योंकि सत्य पथ पे चलना हर किसी के पास की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सब सत्य को अपना चरित्र नहीं बनाते। जिस पथ पर सपनों की धूल उड़ जाए उस पर समझदार नहीं चला करते। मम्मी, आप पापा के लिए कैसे विचार रखती हैं? पापा ने हमेशा सच का साथ दिया है, इसलिए आज उनकी एक अलग पहचान है। समाज से कटे हुए हैं तेरे पापा। मुझसे पूछ, मेरी सहेलियां क्या कहती है? कुमार साहब संसार के सुखों को महत्व ही नहीं देते। बेरुखे और सीमित सोच के व्यक्ति है। सत्य पथ पर चलते चलते जिंदगी से इतने आगे निकल गए कि संसार की जिम्मेदारी नजर ही नहीं आती। एक बात बताओ सुषमा, क्या मैंने घर गृहस्थी के कर्तव्य नहीं निभाए? घंटी गले में पड़ी है तो बजेगी ही, इसमें आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है। त्याग पत्र देकर अब चलाइए सब कुछ। क्या सोच रहा है गौरव? सोच रहा हूँ मेरे पापा किताबों के कैरेक्टर हैं, आज के युग के लिए फिट नहीं है यार। क्यों? तेरे विचार तेरे पापा से नहीं मिलते क्या? कैसे मिलेंगे? जिसे वो अच्छा समझते हैं उसे मैं फालतू समझता हूँ। उनकी बातें सुनने में अच्छी लगती है, व्यवहार में नहीं। बात तो तू ठीक कर रहा है। अब देखना, मैंने कॉलेज में एक लड़की को छेड़ा, उन्होंने वाइस चांसलर को शिकायत कर दी। कोई कुछ नहीं बोला, बस बीच में उन्होंने आवाज ऊंची की। रिजल्ट क्या हुआ? रिजाइन करना पड़ा ना। मुझे दुख हुआ, मगर वो अड़ेंगे तो इसमें मेरा क्या दोष है? मगर तू भी तो बदमाशियों से बाज नहीं आता, तुझे जरूरत क्या लड़कियों से छेड़छाड़ करने की? यार छेड़छाड़ी तो करता हूँ, कौन सा लड़की को किडनैप कर ले जाता हूँ? और तू लड़कियों को कम समझता है क्या? वो रजनी, ऐसा कौन सा लड़का है जिसके साथ वो मजाक नहीं करती? उसका कोर्ट मार्शल हुआ नहीं हुआ, अरे फिर हमें क्यों निशाने पर रख लिया जाता है? लड़के हैं ना, हमसे बुरा तो जंगली जानवर भी नहीं होता। अरे जब बुरे ही है तो मौज मस्ती करके बुरे बने भाई, मैं तो किसी की परवाह नहीं करता। तेरी बात अलग है, तू पैसे वाला है, हमें तो जेब खर्चा भी महीने में एक बार ही मिलता है। तू नौकरी कर ले ना, तेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई है। नौकरी? नौकरी का मतलब समझता है तू? घर और ऑफिस की कील के बीच में टंगा हुआ एक तार,
जो हमेशा तना हुआ सा टेंशन में रहता है। मैं नौकरी नहीं करूंगा, मुझे तो पैसे कमाने हैं और वो मैं कमा के रहूंगा। हेलो गरिमा। हाँ बुआ जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मगर तेरी दादी को चोट आई है। भैया कहाँ है? हाँ, एक मिनट बुलाती हूँ। पापा, पापा, बुआ जी का फोन है। बस चमची में आया उठाकर फोन कर दिया। काम ना धंधा मुफ्त का चलता। आपको तो पापा के रिश्तेदारों से भी चिढ़ है। हाँ है चिड़, है ही ऐसे लोग। कौन से हीरे मोती जड़े इनके रिश्तेदारों में। हाँ अर्चना बोलो। अम्मा सीढ़ियों से गिर पड़ी हैं, चोट आई है, आपको याद कर रही हैं। ज्यादा चोट तो नहीं आई है? बहुत तो नहीं, लेकिन बुढ़ापे का शरीर है, जरा सी भी ठेस बहुत दर्द करती है। आप आ जाइए। और बाबूजी भी कह रहे थे महीने भर से आप आए ही नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ माँ जी को? सीढ़ियों से गिर गई है, मुझे बुलाया है। पिछले महीने बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, 4 महीने पहले किचन में गिर गई थी। ये इन्हें होता क्या रहता है? बहुत बड़ा ग्रह है, टल नहीं रहा है। ठीक है, अब जा रहे हो तो मेरी भाभी से भी मिलते आना, वहीं पास में तो है। लेकिन इतना समय मिलेगा ही कहाँ? शाम तक घर वापस भी तो आना है। बस यही सुनना चाहती थी, यही सुनना चाहती थी मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे सगे वालों से मिलने के लिए रात हो जाएगी और अपने सगे वालों से मिलने के लिए आधी रात में भी आपको तो सुबह का सूरज नजर आता है। मैं कोई समय बिताने तो जा नहीं रहा हूँ, माँ गिर गई है इसलिए। गिरती ही रहती है, अब आप भी वहीं रह जाइए ना। क्या ये सब ठीक रहेगा? बुरा भी क्या रहेगा, वैसे भी आप परिवार वालों के लिए कर ही क्या रहे हैं। जो भी कुछ करते थे वो भी बंद हो गया। क्या एक पुरुष का घर में रहना आवश्यक नहीं होता सुषमा? पुरुष अपने नियमों के आधार पर अपना जीवन बिताए और बाकी लोगों को सिर्फ उपदेश ही देता रहे, तो बताइए उसे क्या कहेंगे? आप अभी जाइए उनके पास। आप बगैर कुछ दिए उनके पास से तो वापस आएंगे नहीं, क्योंकि आपका हाथ तो हमेशा ऊंचा रहा है, किसी के आगे फैला तो नहीं। हाँ, दिखावटी प्यार दिखाकर आपकी जेब काटते रहते हैं और आप है कि दौड़े दौड़े उन्हीं के पास जाते हैं। इन सब बातों से मुझे चिढ़ होगी और नहीं तो सुषमा, उन्हें उनके अधिकार देता हूँ, तुम्हें तुम्हारे अधिकार देता हूँ, फिर इतनी चिढ़न किस बात की? मुझे जो भी मिलता है मेरे अधिकार से नहीं मिलता, मेरी हट से मिलता है। और अब तो हट करने की गुंजाइश भी नहीं रही। हाँ, जाइए जाइए, वरना कहेंगे कि जाते हुए बहस करके मेरी यात्रा में विघ्न डाल दी। जाइए। कुमार नहीं आया अभी तक? हम शहर के आखिरी छोर पर हैं। यहाँ आते आते 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। छोटे का आना तो संभव ही नहीं, वो तो जबलपुर जाकर क्या बसा, हमसे संबंध ही तोड़ लिया। हर हफ्ते तो फोन करता है, पैसा भेजता ही रहता है, फिर संबंध कैसे तोड़ दिया? तुम माँ होकर बच्चों को हमेशा बुरा भला क्यों कहते रहते हो? बुरी तो मैं हूँ जी, वो क्यों बुरे होंगे? जो उपकार करते हैं वो कभी बुरे होते हैं? आओ बेटा। आओ भैया। कैसी हो माँ जी? गिरते पड़ते जी रही हूँ, तुझे तो चिंता है नहीं। हो गई शुरू। जी में कसक उठती है जी, कब तक पड़े रहेंगे यहाँ, वो भी अकेले? माँ, मेरी खुद की व्यवस्था है। आप तो जानती हैं कि किराए के मकान में रहता हूँ, जो कि बहुत छोटा है। परिवार के साथ रहने में भी मुश्किल हो रही है, तो ऐसी हालत में आप लोगों को भी कैसे रख सकता हूँ? रखना हो तो सब कुछ हो जाता है। गरिमा और गौरव के लिए अलग अलग कमरे हैं तेरे घर में, तो अलग कमरे में लिखता पड़ता है। अपनी पत्नी के साथ अलग कमरे में रहता है, अपनी जगह कम नहीं होती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम बड़े के साथ नहीं रह सकते। जानती हूँ, कलेश रहता है इसके घर में। सुषमा का स्वभाव ठीक नहीं है। अरे ये अपनी पत्नी को बस में नहीं रख सकता। ये पत्नी से है या पत्नी इससे है? मैं तो सबके लिए हूँ माँ,
लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे लिए कोई नहीं है। मेरी बात को कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता है। आपको क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगता है कि आप दोनों यहां अकेले रहते हैं? लेकिन मां, जो शांति यहां पर है वो आपको मेरे घर पे नहीं मिलेगी। मैं तो माँ को कह के थक गई, मेरे साथ चलो, मेरे घर पर रहो। पर बेटी के घर में जाके कोई रहता है क्या? दुनिया के समाज के ताने न हमें जीने देंगे न तुझे। वैसे तो छोटा भी लिखता रहता है यहाँ आके रहो, पैसा पानी की तरह बहता है, नौकर चाकर आगे पीछे, लेकिन वहाँ भी चैन कहाँ। कारण भी बता दो, बेचारे को पता नहीं होगा। कारण तो पता है इसे, खुद तो वो हमेशा टूर पे रहता है और बहू अपने कामकाज में व्यस्त रहती है। पिछली बार हम गए थे, कैसे मुंह फुला लिया था, हमें तो बोझ समझती है। तुमने भी अपनी सास को बहुत मान नहीं दिया था। अरे रही तो उनके साथ ही ना। मेरी तो दोनों बहुएं मेरे किसी पाप का फल बनकर आई हैं। छोटे के पास तो नौकर चाकर है, लेकिन बुढ़ापा क्या नौकरों के सहारे कटता है? अरे बुढ़ापा तो कटता है पोते पोतियों बहुओं के बीच। मेरा वो सुख तो सपना बनकर रह गया है। मेरे लिए भी तो सपना बनकर रह गया माँ। एक बात पूछूं, तेरी तरह और भी लोग मास्टरी करते हैं पर रहते हैं रईसों की तरह। तेरा हाथ क्यों तंग रहता है? तू तो अपना मकान भी नहीं बना सका। ये क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गए हो तुम? सबके काम अलग अलग होते हैं, आय के साधन अलग होते हैं। किसी के आंगन में खड़े वृक्ष को देखकर अपनी नीची छत को तो तोड़ा नहीं जाता। इसके पास जो कुछ है कम ही सही, उधार का तो नहीं है। वैसे बाबूजी, भैया के साथ काम करने वाले लोग भी उधार लेकर रईस तो नहीं बने हैं। तुम औरतों को बाहरी सजावट पर रिझने के अलावा और कुछ आता है? सबके भाग्य में एक सर की दौलत नहीं लिखी होती। ऐसी बातें करके इसका मन मत दुखाओ। बाबूजी, ये बातें मैंने इतनी बार सुनी है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जी, याद है आपको? बचपन में अगर मैं किसी से पैसे उधार लेकर चाट खा लिया करता था या किसी का सामान अपने प्रयोग में लाया करता था तो आप मुझे क्या कहती थी? और कहती क्या थी? आप तो सीधा मुझे चपत लगा देती थी। कहती थी कि डाकू बनेगा, हमारा नाम डुबाएगा, भिखारी बनेगा। जितना मेहनत से प्राप्त कर सको, सच्चाई से प्राप्त कर सको, बिना अपनी आत्मा बेचे प्राप्त कर सको, उसी में सुख का अनुभव करो, कहती थी ना आप मां? कहती थी, पर मां, उन बातों को, उन शब्दों को मैंने अपने जीवन का मूल सूत्र बना लिया, सत्य की राह को अपना लिया। और अब आप कहती हैं कि मैं दूसरों को देखकर जीऊं? क्यों मां? ये दोहरी विचारधारा क्यों पनपी? यही तो मैं कहता रहता हूं, या तो आदर्शवादी संतान पर गौर करो या सिर्फ पैसे कमाने वाले लोगों की भीड़ में खड़े होकर झूठा सुख भोगो। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा कोई गिरा हुआ काम करे। धनवान बनने के और सही रास्ते भी तो हैं। हर एक धनवान आदमी चरित्र से गिरकर धनवान तो नहीं बनता। हाँ मां, मगर धन कमाने की लालसा भी तो होनी चाहिए। मैं कम में ही संतुष्ट हूं तो अधिक कमाने के लिए कर्म कैसे करूंगा? तो इनकी बातें छोड़, मैं 50 साल से सुनता आया हूं और जब तक सांस चल रही है सुनता रहूंगा। आया था चोट देखने, ये तो खुद चोट करने लगी। मां, मैं एक काम करता हूं, अपने आसपास कोई बड़ा सा किराए का मकान ले लेता हूं, फिर सब साथ में रहेंगे। पर बहू, बाबूजी, सुषमा को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, शाम तक घर भी पहुंचना है। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं आपकी दवा के लिए। अर्चना, हो सके तो आज की रात यहीं रह लेना। मैं तो 3-4 दिन से यहीं पे हूँ, वो तो कलकत्ता गए हैं। ओह, तो ठीक है। अच्छा बाबूजी, अच्छा माँ। सुषमा को मनाना भगवान को मनाने से भी मुश्किल है।
सामान इधर उधर फेंकते हुए चले आ रहे हो तुम? कौन उठा कर रखेगा इन्हें? क्या फर्क पड़ता है यार? मम्मी सुबह उठेंगी, घर के काम करेंगी या इन्हें संभालती रहेंगी? पापा को ये गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा को तो पता नहीं क्या क्या पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि हम स्क्वायर में जीने लगे, हर तरफ से बराबर बराबर इंच से खिंची हुई जिंदगी। मुझसे नहीं होता है सब। तुमसे जो होता है वही समझा दो उन्हें, उनकी तो तुम समझते नहीं, अपनी ही समझा दो। मुझे तो लगता है कि वो सब कुछ समझने समझाने की उम्र पार कर चुके हैं अब तक। तुम बहुत समझदार हो। बेवकूफ भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, अब खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं खा के आया हूँ। क्यों? मैं खा के आया हूँ यार, सचिन के घर से खा के आया हूँ। सचिन, वो जो बीए फाइनल में है? हाँ। वहां क्यों गए थे तुम? दोस्त है मेरा, मैं नहीं जा सकता वहां पर। हाँ, नहीं जाना चाहिए। सचिन से मिलने का क्या अर्थ है तुम्हारा? इस अर्थ का क्या अर्थ है पापा? वो मेरा दोस्त है। तुम्हें इतना तो पता है ना कि उसके कारण मैंने क्या किया? उसके कारण नहीं पापा, अपने उसूलों के कारण। ठीक, अपने असूलों के कारण। लेकिन तुम्हें जब यह पता था कि सचिन ने कॉलेज में कैसी छिछोरी हरकत की है जो तुम्हारे पिता के असूलों के खिलाफ है, तो फिर क्यों उसके साथ संबंध बना रहे हो तुम? पापा, आप उसकी हरकतों पर गुस्सा करते हैं, कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। क्यों? उसमें क्या अच्छाई है? जब मेरे पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो मुझे एंटरटेन करता है। जब मैं पैदल कॉलेज जा रहा होता हूँ, वो मुझे अपनी कार में लिफ्ट देता है। और जब मुझे कोई नई ड्रेस चाहिए होती है, वो मुझे गिफ्ट कर देता है। तुम सचिन की अच्छाइयां गिना रहे हो या अपनी कमजोरियां? मेरी कमजोरियां? मेरी क्या कमजोरी है पापा? सुविधाओं का गुलाम हो जाना क्या कमजोरी नहीं है? छोटे मोटे सुखों को पाने के लिए दूसरों पर निर्भर होना क्या कमजोरी नहीं है? छोटी मोटी सुख सुविधाओं से ही जीवन में रस आता है पापा। वरना आप ही बताइए, अपना मन मारकर जीना भी कोई जीना है? पापा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमें बड़ा करने के लिए आपने अपनी शांति का भी त्याग किया है, लेकिन सिवाय अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के अलावा और क्या पाया हमने? पापा, एक सीमित दायरे से बाहर निकलकर बहुत कुछ पाने की इच्छा क्या गलत है? बहुत कुछ पाने का अर्थ ये तो नहीं है कि तुम उस सीढ़ी पे चलो जिसे दीमक ने खोखला कर दिया है। कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि तुम्हारे पिता एक सम्मानित आदमी है। कम से कम उन लोगों के साथ तो मत मिलो जिसके कारण तुम्हारे पिता को अपमान के घूंट पीने पड़े। पैसा कमाने के लिए मुझे पैसे वालों के बीच तो उठना बैठना पड़ेगा ही पापा। ये मुझसे सहन नहीं होगा। तो आप ही पैसा कमाने का कोई उपाय बता दीजिए, मैं सचिन का साथ छोड़ दूंगा। वरना नहीं मानोगे। नहीं। कहाँ लगा दी? अपनी माँ के पास? शाम आई हो गई, रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई थी इसलिए ट्रैफिक जाम था। मैं तो समझी वहीं रुकने वाले हैं। कभी रुका हूं मैं? समझ में नहीं आता कहाँ गलत हूं मैं। क्या कह रहे हैं? इतना कह चुका हूं कि अब तो दिल चाहता है कि जिंदगी भर के लिए चुप हो जाऊं। क्या कुछ बिगड़ गया वहाँ? वहां बिगड़े तो जमाना हो चुका है, अब तो यहाँ बिगड़ना शुरू हो गया है। यहाँ क्या बिगड़ रहा है? जिस आदर्श को निभाने के लिए मैंने कॉलेज से इस्तीफा दिया था, गौरव उसी आदर्श को मिटाने वाले का पक्ष ले रहा है। वो उसी लड़के को अपना साथी समझ रहा है
जिसके लिए मैंने वाइस चांसलर से बहस की थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो धनवान है। धन तो सबको आकर्षित करता है, इसमें बच्चों का क्या दोष है? मुझे धनवानों से चिढ़ नहीं है, चरित्रहीन लोगों से घृणा करता हूं मैं। घर में यदि पकवान बना हो तो कोई बाहर मलाई खाने नहीं जाता। प्रोफेसर वर्मा से आप कम गुणी तो नहीं हो ना? फिर भी वो आपसे धनवान है। और प्रोफेसर वर्मा आपके स्टूडेंट थे ना, फिर भी वो आपसे आगे निकल गए। वो इसलिए निकल गया आगे क्योंकि वो स्टूडेंट से पीएचडी कराने के बहाने भारी रकम लेता है। आप भी ले सकते हैं, और वो रकम ना तो रिश्वत की श्रेणी में आती है और ना ही लूट की श्रेणी में। लेकिन वो किसी की मजबूरी का फायदा उठाने वाला काम ही है ना। वर्मा उन लोगों को डिग्री दिलवाता है जिन्हें विद्या का अर्थ तक नहीं आता। ऐसे लड़के जब समाज के कर्णधार बनते हैं तो स्वस्थ मानसिकता को जंग लग जाता है। मैं वो काम नहीं कर सकता। मैं धन के लिए अज्ञानता को श्रेष्ठ का पुरस्कार नहीं दे सकता। मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है जो आपसे बहस करने बैठ जाती हूँ। आप जैसे को बदलना तो बिल्कुल असंभव है। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग। कैसे आना हुआ सिन्हा साहब? बस आपके दर्शन करने को चला आया। वो कहते हैं ना कि सुबह सुबह महान आत्माओं के दर्शन करने से पाप कुछ कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब आप पाप करते रहे हैं। जी? आप तो घबरा गए सिन्हा साहब। अच्छा ये बताइए कैसे आना हुआ? आप केवल मेरी दर्शन की इच्छा लेकर तो आए नहीं होंगे। आप मन की बात समझ लेने में बहुत चतुर है मिस्टर कुमार। दरअसल मेरा बेटा आप ही के कॉलेज में पढ़ता है। मुझे मालूम। अब आपको क्या बताऊं कुमार साहब, 1000 बार उससे कहा है कि पढ़ाई में ध्यान दिया कर। पढ़ाई करने से ही उसकी उन्नति होगी और देश भी उन्नत होगा। यकीन मानिए मैं आपके चरित्र और आपकी शिक्षा के बारे में उसे सुबह शाम भाषण देता हूं। आप भूमिका डालकर समय नष्ट कर रहे हैं। भूमिका नहीं कुमार साहब, एकदम सच कह रहा हूं मैं। मगर वो है कि उसके कानों पर जूता नहीं रेंगती। फिर तो वो बहुत चालाक है। आप कुछ भी कहें मिस्टर कुमार, मेरे हिसाब से तो वो एक नंबर का डफर है, डफर। अब आप तो जानते ही हैं कि एग्जाम खत्म हो चुके हैं। उसका एक भी पेपर ठीक नहीं हुआ है। अजी पढ़ेगा तो ठीक होगा ना, सब में फेल होने वाला है। कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाएगा। अगले साल उसे कौन पढ़ाएगा? इसी साल पास होना बहुत जरूरी है। अरे सिन्हा साहब, जब पेपर अच्छे ही नहीं हुए तो पास कैसे होगा? आप चाहें तो वो पास हो सकता है। मैं? मेरे चाहने से क्या हो सकता है? आपका आशीर्वाद मिल जाए बस। सिन्हा साहब, मैं कोई ऋषि मुनि तो हूं नहीं कि मेरे आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। अब शिक्षा के ऋषि तो आप ही हैं। आप एग्जामिनर से कह के मेरे बेटे को पास करवा सकते हैं। मुझे मालूम है मिस्टर कुमार कि आपकी उनसे अच्छी गहरी मित्रता है। वो आपकी बात टालेंगे नहीं। वो मेरी बात नहीं टालेंगे, लेकिन मैं अपनी बात उन तक पहुंचाऊंगा ही क्यों? देखिए, मेरा बेटा पास हो जाएगा, आपको सिर्फ कहना ही तो है। सिर्फ कहना ही तो है? किसी बात को बोलना या कहना आप उसे हंसी मजाक समझते हैं? जितनी आसानी से आप मेरे कहने का अर्थ निकाल रहे हैं उतना आसान है नहीं। मिस्टर कुमार, मैं जानता हूं कि आपके शब्दों का क्या प्रभाव है, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। गलत जगह आए हैं आप मिस्टर सिन्हा। आपके बेटे को पास कराने के लिए मैं किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। आप समझ नहीं रहे मिस्टर कुमार, अगर वो फेल हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्महत्या कर लेगा क्या वो? आत्महत्या नहीं, उसकी शादी टूट जाएगी। शादी टूट जाएगी? जी, दरअसल मेरे बेटे का रिश्ता एक करोड़पति की बेटी से हुआ है, लेकिन उनकी ये शर्त है कि अगर मेरा बेटा ग्रेजुएट नहीं हुआ तो अपनी लड़की की शादी उससे नहीं करेंगे। कुमार साहब, वो दहेज में 10 लाख रुपए कैश और कपड़े जेवरात वगैरह अलग देने वाले हैं। यही नहीं,
वो उनकी इकलौती बेटी है, यानी कि सारी जायदाद मेरे बेटे को मिलने वाली है। अगर वो फेल हो गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। यानी कि आप मुझसे एक गलत काम करवा कर कई गलत कामों में हिस्सा लेने के लिए कह रहे हैं। जी मैं तो पहले मैं एक लापरवाह लड़के को पास करवाऊं, फिर उसे दहेज लेने के लिए तैयार करूं, फिर किसी की जायदाद पर अधिकार जमा देने के लिए हिम्मत दूं। आपने मुझे समझ क्या रखा है? माफ कीजिए मिस्टर कुमार, मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप दहेज दिलवाने में मेरी मदद कीजिए। मदद नहीं, आप चाहते हैं कि आपके षड्यंत्र में मैं शामिल हो जाऊं। आपके बेटे को पास करना इस अपराध का पहला कदम होगा। आप जा सकते हैं यहाँ से। शांत हो जाइए कुमार साहब, शांत हो जाइए। आप चाहें तो इस काम के लिए मैं पैसा भी खर्च कर सकता हूं। मिस्टर सिन्हा, आप मुझे खरीदना चाहते हैं? मुझे दौलत का लालच देना चाहते हैं आप? दौलत मेरे लिए नमक की तरह इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन भोजन की तरह जरूरी नहीं। आप मुझे खरीदना चाहते हैं? मैंने सारी जिंदगी अपनी और अपने परिवार वालों की इच्छाओं को सीमित रखा है, पैसा इकट्ठा करके अपनी आत्मा को बेचा नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं अपनी नजरों में खुद गिर जाऊं? सोच लीजिए, मैं इस काम के लिए 2 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार हूं। इन 2 लाख रुपयों से अपने बेटे के लिए कोई टॉनिक ले लीजिए, उसका पढ़ाई में दिल लग जाएगा। जाइए यहाँ से। कुमार साहब, मैंने कहा आप चाहिए यहाँ से। सुनिए, तुम कुमार के बेटे हो ना? जी गौरव, आप अपने बेटे को पास करवाने आए हैं? भाई आया तो उसी लिए था तुम्हारे फादर के पास, मगर वो है कि कुछ करने या सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। माफ कीजिएगा, लेकिन आपका तरीका गलत है। क्या मतलब? किसी से काम ऐसे थोड़े ना करवाया जाता है सिन्हा साहब। तो किस तरह करवाया जाता है? पैसे खिलाने के भी तरीके होते हैं सिन्हा साहब। आप सीधे जाकर किसी महारिश्वतखोर के सामने भी पैसे की गड्डी फेंकेंगे ना, तो वो चरित्र की बातें करने लगेगा, भड़क जाएगा। बुरे काम खुलेआम नहीं किए जाते, ऐसे कामों की खास सेटिंग होती है। अरे तो वही बता दो, मैं तो हर तरह से तैयार हूँ, बस मेरा बेटा पास होना चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा सिन्हा साहब। एक्चुअली इस तरीके के काम पापा मेरे थ्रू करते हैं। ओह, अब समझा। तो बेटा तुम ही अपने पापा को समझाओ ना। समझा तो दूंगा, मगर वो 2 लाख की बात कर रहे थे आप। हाँ हाँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तैयार है तो फिर कुछ एडवांस। भाई मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मगर कुछ लेकिन आपको ये डर है कि कहीं काम ना हुआ तो पैसा डूब जाएगा, है ना? सिन्हा साहब, ऐसे कामों की कोई लिखा पढ़ी तो होती नहीं, जबान के भरोसे ही काम होता है और उसी के आधार पर सारा काम किया जाता है। काम तो होगा ही, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपकी पूरी रकम लौटा दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो ये लो 10,000 रुपए एडवांस। बस देखो, एक बार तुम मुझे एग्जामिनर से मिलवा दो, बाकी के 1,90,000 रुपए तुरंत दे दूंगा नकद। देखिए सिन्हा साहब, एग्जामिनर से मिलने से क्या होगा, काम होने से मतलब है ना। आप 1 हफ्ते में पैसे दे दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन कुछ तो एश्योरेंस होना चाहिए। गलत कामों के एफिडेविट नहीं बनते सिन्हा साहब। ठीक है, तो मैं 1 हफ्ते बाद तुमसे मिलता हूँ। जी ठीक है जी। आयु का एक लंबा सफर तय करने के बाद मुझे लगता है कि सत्य के पुजारियों का जन्म नहीं होना चाहिए। कीचड़ में कमल खिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है जन्मदाता को? और अगर जन्म देता भी है तो उसी कीचड़ में मिलाने के बहाने क्यों ढूंढता रहता है? मेरे सत्य पथ पर मैं अकेला चल रहा हूं। सुनते हैं, एक चलता है तो कारवां बनता जाता है, पर यह कारवां सत्य के पक्षकारों के साथ क्यों नहीं बनता? समूह में संख्या उन लोगों की क्यों बढ़ती जाती है जो दुष्टता, चतुराई और पाप कर्म से लिप्त है? सारा वातावरण दूषित है तो मैं शुद्ध वायु का झोंका बनकर कैसे रह सकता हूं? मेरा अस्तित्व विषैले समाज की पेट चढ़ जाएगा और मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मुझे इस भवन से निकाल दो, इस भवन से बाहर निकाल दो। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में तू धनी हो गया। अरे इतने रुपए में तो मेरा हफ्ता भर भी नहीं गुजरता। तेरी बात अलग है,
तू तो पहले से ही धमकी सागर में डुबकियां लगा रहा है। मुझे बूंद बूंद मिलती रही, आज जितना मिला तो मेरे लिए किसी गागर से कम नहीं। तू चाहे तो इनके डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं। कैसे? कसिनो चलते हैं, एक दाव लगेगा, जेबें बनने शुरू हो जाएंगी। क्या सोचने लगा? हार गया तो? अरे तो कौन सा तेरी मेहनत की कमाई है? धोखे की कमाई ताले में जाए या नाले में, क्या फर्क पड़ता है? चल किस्मत आजमा ले। अरे चलना यार, चल आजा। मम्मी, मम्मी, मम्मी। हाँ हाँ बोल, क्या बात मम्मी, है? मामा जी का लेटर आया है। अच्छा, क्या लिखा है जल्दी बता। मुझे और गौरव को मुंबई बुलाया है। लिखते हैं छुट्टियों में यहाँ घूमने आ जाओ। वहाँ पड़े पड़े बोर होने से क्या फायदा। कितने बड़े दिल वाला है मेरा भाई। मतलब आज के जमाने में कोई किसी को पूछता है, मगर वो है कि सबको साथ में लेकर चलता है। अच्छा मम्मी, उन्होंने तो फ्लैट बेच के बंगला ले लिया है ना? और नहीं तो क्या, अरे उसने तो नई कार भी खरीद ली है। कंजूसी तो जानता तक नहीं। एक बोलो 100 खर्च करता है। ऐसा है मेरा मोहन। पता है, पिताजी ने मेरठ में एक छोटी सी दुकान खुलवाई थी। उसी दुकान को उसने मुंबई में कितने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में बदल दिया और पता नहीं क्या क्या बिजनेस खड़े कर लिए। सोता है तो नोटों के बिस्तर बिछे होते हैं। मम्मी, हम जाएंगे ना वहाँ? हाँ हाँ जाओ, घुमाओ। लेकिन अगर पापा नहीं माने तो? अरे उन्हें मैं मना लूंगी। ओ मम्मी। तुम जाओ, जाने की तैयारी। ओके मामा। ये गौरव कहाँ चला गया? अरे यार, इतनी छोटी सी बात के लिए तूने अपना मुंह लटका लिया। कल को तू बिजनेस करेगा और अगर लॉस हो जाए तेरा तो दम ही निकल जाए। अरे बिजनेस में कुछ तो आता है, ये जुआ तो। बिजनेस भी जुआ ही है। चल पड़े तो वारे न्यारे हो जाते हैं, वरना बदन के सारे कपड़े उतर जाते हैं। लेकिन सचिन, ये सेना तो मेरी जान खा जाएगा यार। सीना ने तुझे पैसे दिए कब? क्या? सीना ने तुझे कुछ दिया ही नहीं। मगर क्या? वो चीखेगा चिल्लाएगा कि मैंने इसे 10,000 रुपए दिए थे, तो उसे डबल वॉल्यूम में चिल्लाना कि ये झूठ बोलता है, और वो चुपचाप घर चला जाए। तू क्या पागल जैसी बात कर रहा है? तो क्या कर लेगा? बदमाशी करेगा? तो मैं हूं तेरे साथ। अब तो मूड खराब मत कर, तो घर में जाके सो जा, कल बात करेंगे। जा, घर चले जा। कुछ कहूँ क्या? मुंबई से मोहन का लेटर आया है। कैसे हमारे साले साहब? बस दौलत में खेल रहा है। उसने गरिमा और गौरव को मुंबई बुलाया है। मुंबई बुलाया? हाँ, चलोगे ना? अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। वैसे भी यहाँ पोरों ने किसी बार रखा क्या है? वही तो, वहाँ अच्छा समय गुजर जाएगा। समय तो गुजर जाएगा, लेकिन क्या? अरे उसने इतने प्यार से बुलाया है, इसमें नुकसान क्या? तुम्हारी नजरों में नहीं है, लेकिन मेरी नजरों में है। क्या? सुषमा, दोनों बच्चे कम सुविधाओं में संतुलन बनाए हुए हैं। वहां पर दौलत का अंबार होगा। कदम कदम पर दौलत के नित्य देखने को मिलेंगे। वहां से जब यहाँ वापस आएंगे तो इस तरह जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्हें कैद करके डाल दीजिए, उनके हाथ पैरों में बेड़ियां लगवा दीजिए, मुंह बंद कर दीजिए उनका। सुषमा, आप तो उन्हें खुशी दे नहीं सकते। मेरे भाई ने उन्हें खुशी देने के लिए बुलाया, तो वो भी आपको खटक रही है। खुशी खटकती नहीं है, लेकिन उस खुशी से बच के रहना चाहिए जो बाद में सपना बन के रह जाए। मुंबई जाना तो सपना है। पापा ने अगर ना नुकुर की तो फिर मेरा झगड़ा हो जाएगा। अरे मम्मी मना लेंगी पापा को, चिंता क्यों करते हो? धनवान के यहाँ से बुलावा है। धनवानों का दुश्मन नहीं हूं मैं। तुम क्यों मुझे गलत समझती हो?
मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानता हूं। वो भौतिक सुखों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। अंधेरे से उजाले में आओ तो आंखें चौंधिया जाती है, लेकिन उजाले से अंधेरे में आओ तो अंधेपन की शुरुआत होती है। इसलिए कह रहा था, बाकी जैसा तुम समझो करो। हम मुंबई जाएंगे बस। मामी जी, सुखी रहो, खुश रहो। आओ, तुम दोनों अकेले ही आए हो? तो और कौन आता? हाँ, मेरा मतलब है दीपक नहीं मिला? दीपक? अरे वही दीपू अपना, मेरी बहन का बेटा। वो तुम्हें लेने स्टेशन गया हुआ है, वहाँ मिला नहीं क्या? नहीं तो। हमें तो उसकी सूरत भी याद नहीं, 10 साल पहले देखा था। अब तो काफी जवान हो गया है। मम्मी पापा कैसे हैं? जी अच्छे हैं, आपको याद कर रहे हैं। मामा जी कहाँ हैं? टूर पर गए हैं। ओह शिट, तो हम यहाँ बोर होने के लिए आए क्या? अरे बोर क्यों होगे? वो दीपू तुम्हें लेकर घूमेगा ना सब जगह। पर वो है कहाँ? मौसी वो दोनों तो आए नहीं। अरे मुझसे पहले पहुंच गया? तू कहाँ था? एयरपोर्ट गया था, और कहाँ? एयरपोर्ट जाने के लिए तुझे किसने कहा था? अरे आप ही ने तो कहा था कि ये लोग आने वाले हैं। अरे हाँ, मगर ट्रेन से। तू भी आधी बात सुनता है और आधी हवा में उड़ा देता है। ये लोग प्लेन से कहीं आते जाते नहीं। मुझे क्या पता। अच्छा छोड़िए, अब बताइए करना क्या है? करना क्या है? आज तो ये दोनों आराम करेंगे, कल इन्हें मुंबई दर्शन पर ले जाना। वो टेम्पररी जॉब का तो पूरा चार्ट मैंने बना लिया। मामी जी, मैं सिर्फ मामा जी के फैक्ट्री और डिपार्टमेंटल स्टोर देखना चाहूँगा। ओके, तुम्हें वहाँ छोड़ के हम घूमने चले जाएंगे। क्यों गरिमा? आज तपोवन में इतनी शांति, बच्चे कहाँ हैं? मुंबई गए हैं अपने मामा के यहाँ। आजकल विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है। विरोधी दल के नेता आपके डॉक्टर वर्मा विक्रम सिंह के संपर्कों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप तो जानते हैं इस सब में मेरी कोई रुचि नहीं है। पर बंधु, वरिष्ठता के आधार पर इस पद के लिए तो आपका अधिकार है। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं। विवाद तो अकारण पैदा किया जा रहा है। मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इतना निम्न स्तर तक जा सकता है? मनुष्य का इतना नैतिक पतन आश्चर्य का नहीं, दुख और चिंता का विषय है। आप तो जानते हैं शास्त्री जी कि मिस्टर वर्मा मेरे शिष्य रहे। उनकी नियुक्ति हमारे विभाग में मेरे कहने से हुई थी, इसलिए उनके इस दुर्व्यवहार से मुझे बहुत कष्ट पहुंचा है। आपका कष्ट उचित है, पर इसका कोई निदान तो नहीं है। शास्त्री जी, आपको ऐसा नहीं प्रतीत होता कि आजकल की समस्याएं मनुष्य की ही देन है, और जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक सुख शांति की कल्पना भी असंभव है। पर बंधु, यह मनुष्य के अंतःकरण और उसकी मनोवृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है? यह असंभव कार्य विज्ञान के वश का तो नहीं। विज्ञान तो केवल शरीर के रोगों को दूर कर सकता है। हाँ, ये मनोरोग विज्ञान के आयाम में नहीं आते। इनका निदान अध्यात्म है, बाह्य अध्यात्म। परंतु बंधु, अध्यात्म का रास्ता इतना सरल तो नहीं कि हर कोई इसे इतनी सहजता से स्वीकार कर ले। अध्यात्म के संबंध में हम सभी बहुत भ्रमित हैं। ये तो केवल एक संतुलित जीवन दृष्टि है जो मनुष्य की सोई हुई सात्विक वृत्तियों को जागृत करती है। क्या सचमुच ऐसा संभव है? अगर मनुष्य की तामसिक प्रवृत्तियां ही बदल जाएं, तब तो सतयुग आ जाए विश्व में। सतयुग तो आना ही है। दीप से दीप चलते रहेंगे और अंधकार का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो, पर अभी तो इतने व्यापक परिवर्तन की संभावना पर विश्वास नहीं होता। एक बात कहूं, अगर आप इसे मेरी अनाधिकार चेष्टा न समझे तो। कैसी बात कर रहे हैं आप शास्त्री जी? आपको सब कुछ कहने का अधिकार है। आप निसंकोच कहिए, मुझे अच्छा लगेगा। विज्ञान विभाग में रीडर के पद पे डॉक्टर गोयल की नियुक्ति हुई है। बड़ा ही सुदर्शन व्यक्तित्व है। आपकी बेटी गरिमा के लिए उपयुक्त वर सिद्ध होगा। शास्त्री जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। अच्छा, तो आप भी ऐसा ही सोच रहे थे? तब तो मेरा आना सार्थक हो गया।
एक बात कहूं बंधु, अनुचित तो नहीं लेंगे। वैवाहिक जीवन में असमानता होने के कारण विवाह अभिशाप बन जाता है। इस दृष्टि से डॉक्टर गोयल गरिमा के लिए एक उपयुक्त वर सिद्ध होंगे। गरिमा भी बहुत समझदार लड़की है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे निर्णय का सम्मान करेगी। वैसे वही तो है जो मेरे सुख का ख्याल रखती है, वो मेरी बात को ठुकराएगी नहीं। फिर भी बंधु, दोनों को परस्पर वार्तालाप करने के बाद ही तुम अपना मंतव्य कहना। दोनों समझदार हैं, एक दो बार एक दूसरे से मिल लेंगे, फिर अपने भविष्य के बारे में कोई निर्णय ले सकेंगे। आपका सुझाव ठीक है डॉक्टर शास्त्री। गरिमा कल रात की ट्रेन से वापस आ रही है, अगले ही दिन दोनों को मिलवाने की व्यवस्था करता हूँ। सब ठीक रहा तो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व पूरा होगा। तुम खुश नहीं हुई मेरी बात से? मैंने कुछ ऐसा मांग लिया जो तुम नहीं दे सकते। वो बात नहीं है। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करने लगी हो? करने लगी हूँ। तो फिर मेरे शादी के प्रस्ताव पे ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हो? हमारी मुलाकात बहुत छोटी है और विवाह का निर्णय जीवन भर के लिए। तुम्हें मुझ में ऐसा क्या नजर आया? सब कुछ जो एक आदर्श पत्नी में होना चाहिए। तुम्हारा सुसंस्कृत परिवार, कुमार साहब जैसे आदर्श व्यक्ति का खून, क्या नहीं है तुम्हें? धन नहीं है मेरे पास। मेरे पास बहुत है, बहुत प्रॉपर्टी है। अगर मैं कुछ ना करूं तो भी आराम से जीवन बिता सकते हैं। तुम धनवान हो, वो मैंने अनुभव कर लिया है। तुम मेरे लिए समर्पित रहोगी तो धन तुम्हें अर्पण होगा गरिमा। वो सब कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन ये मत समझना कि धन का लालच देकर मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। लेकिन जो है उसका उपयोग तो होगा ही, और वो तुम करोगे। बोलो। तुम शब्द छीन लेते हो, बहस की गुंजाइश ही खत्म कर देते हो। फिर क्या बोलूं? पापा से तो बात करनी ही पड़ेगी ना। वो तो मेरी मम्मी करेगी या फिर मौसी। हम तो उन्हें सिर्फ अपना निर्णय सुनाएंगे, बस। सुना दो। हेलो। कौन? गौरव बोल रहा है? जी आप? सिन्हा बोल रहा हूँ। मेरे 10,000 रुपए मुझे वापस लौटा दो। 10,000 रुपए आपने गौरव को दिए थे? तुम गौरव नहीं हो? मैं कुमार बोल रहा हूँ। ओह, कुमार साहब, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सुनिए, आपके बेटे ने मेरे बेटे को पास करवाने के लिए मुझसे 10,000 रुपए लिए थे। मिस्टर कुमार, अब मुझे अपने बेटे को पास करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी शादी एक दूसरे करोड़पति की बेटी से फिक्स कर दी है। तो उन्हें उसके पास या फेल होने से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उससे कहिए कि मेरे 10,000 रुपए मुझे वापस लौटा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। बस ये कलंक और शेष रह गया था। शास्त्रों में लिखा है मनुष्य को अपने अपराध का दंड मिलता है, पर निर्दोष होकर भी दंडित हो रहा हूं। मेरी संतान ने मुझे समूह में धकेल दिया है। मेरा सत्य पथ कांटों से बढ़ता जा रहा है। अनजाने अनचाहे में भटका दिया है। क्या करूं मैं? क्या कर सकता हूं? हेलो, डीडी कॉलेज? हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ मिश्रा जी, मैं कुमार बोल रहा हूँ।
हाँ नमस्ते नमस्ते, बस ठीक हूँ। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए कि मेरा प्रोविडेंट फंड कितनी जल्दी रिलीज हो सकता है? 1 महीना? नहीं मिश्रा जी, अगर आप 1 हफ्ते में करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मम्मी कितना घुमाया हमें मामी ने, क्या क्या नहीं देखा हमने। मैं तो मामा जी के सारे काम देख कर आया हूँ और मैंने फैसला कर लिया है कि बिजनेस ही करूंगा। अरे बेटा, तो तुझे नौकरी करने के लिए कौन कह रहा है? देखा नहीं, तेरे पापा सारी उम्र नौकरी करते रहे और हम कंगाल के कंगाल ही रह गए। हम एक दिन धनवान बनेंगे मम्मी, पापा की एक नहीं सुननी अब। हाँ और नहीं तो क्या। हम समझे कि आप नहीं हैं। अब मेरे रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? ये लो 10,000 रुपया। 10,000? क्यों पापा? सिन्हा साहब को वापस देना, वो अपने बेटे को पास नहीं करवाना चाहते। लेकिन झूठ बोलने की कोई जरूरत है। तुम्हें शर्म नहीं आई गलत काम के लिए पैसा ऐंठते हुए? मगर मेरे लिए जीवन का बोझ है। तुम्हें सिर्फ धन दिखाई दे रहा है, धन के पीछे छुपा हुआ कलंक नहीं। तुम गलत से गलत काम करके अपना रास्ता सजाना चाहते हो, मगर मैं अपने सत्य पथ के पथरीले रास्ते से ही खुश हूं। तुम पैसा कमाने से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। क्यों? मैं आपसे ही पूछता हूँ, पढ़ाई करने से क्या फायदा होगा? एमएससी की डिग्री से भी क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा किसी इंटर कॉलेज में मास्टरी मिल जाएगी, या फिर अगर थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली तो किसी डिग्री कॉलेज में घुस जाऊंगा, वो भी पीछे के दरवाजे से। बस इसके बाद कुछ नहीं। नो फ्यूचर एट ऑल। तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? मैं तो चाहता था कि तुम IAS के एग्जाम बैठो। नहीं पापा, इसे किसी तरह की सर्विस नहीं करनी। He wants only money। तुम चुप रहो गरिमा। क्यों चुप रहूं? ये वक्त हम लोग के लिए सीरियसली पढ़ने का है, फालतू की बातें सोच सोच के वेस्ट करने का नहीं। पैसा कमाने के लिए पढ़ाई की नहीं, अकल की जरूरत होती है। बड़े बड़े अंगूठा छाप भी करोड़पति बने बैठे हैं। ये तो खैर गौरव ठीक ही कह रहा है। अब अपने मामा जी को ही देख लो, वो कौन सा BA में है, मगर लाखों में खेल रहा है मेरा भाई। ऐसे भी आजकल पैसों से ही सुख और इज्जत मिलती है। आपकी इन्हीं बातों से गौरव को गलत सहारा मिलता है। तू चुप कर, बहुत ज्यादा बोलने लगी है आजकल। इसमें ज्यादा बोलने की क्या बात है? गलत काम तो गलत ही कहा जाएगा। मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तो बहुत जल्द एक बार फिर मुंबई जाऊंगा। खड़े ही होना तो आदमी को हिम्मत से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, दूसरों की बैसाखियों की तलाश नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं अपने पैरों पर ही खड़ा हूँ। और पापा आप भी सुन लीजिए, मैं किसी चाचा मामा के पास भीख मांगने नहीं जा रहा हूँ। मैंने पहली बार में उन लोगों का मूड समझ लिया था, वो लोग मुझे लिफ्ट देने वाले नहीं है। देखो गौरव, बड़ा आदमी बनने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसे ही सोचते हो तो उसके योग्य तो बनना पड़ेगा ना। हर कार्य की सफलता के लिए परिश्रम के साथ साथ योग्यता का होना बहुत जरूरी है। मैं तो चाहता था कि एक्सक्यूज मी पापा, आपके चाहने या ना चाहने पर मैं अपने जीवन की बागडोर नहीं छोड़ सकता। अब मैं जो ठीक समझूंगा वही करूंगा। किसी को मेरे मामले में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं। तुम्हें जो करना होगा कर लेना गौरव, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद बिजनेस भी कर लेना। गौरव, एक गलत निर्णय सारे जीवन की दिशा को मोड़ देता है। पापा, आप इसे बेकार नहीं समझा रहे हो। जो ये करना चाहता है इसे करने दीजिए, जब ठोकर लगेगी तो अपने आप अकल आ जाएगी।
गरिमा, जी पापा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर गोयल से तुम्हारा रिश्ता तय करना चाहता हूँ। जी, लेकिन देखो बेटी, मैं जानता हूं कि हर इंसान की अपने अपने जीवन की दृष्टि होती है और फिर उन्हें जीना भी वैसे चाहिए जैसा वो चाहते हैं। मैं अपना निर्णय किसी पे लादना नहीं चाहता। मैंने तो डॉक्टर गोयल से सजेस्ट किया है, आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा। पापा, बात यह है कि कहो गरिमा, संकोच मत करो, स्पष्ट कहो। इसमें संदेह नहीं कि डॉक्टर गोयल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस है और उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन लेकिन क्या? मैं डॉक्टर गोयल को अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहूंगी। हाँ, इतना और बता दूं, मुझे इस संबंध में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं अपना जीवन साथी चुन चुकी हूँ। यानी कि तुम्हें मेरा निर्णय स्वीकार नहीं है? डॉक्टर गोयल जैसा जीवन साथी मिलना हर लड़की के भाग्य में नहीं होता। और तुम? हाँ पापा, मैं डॉक्टर गोयल के साथ जीवन भर के लिए नहीं बनना चाहती। वे अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं, पर मैं दीपक को वचन दे चुकी हूँ। दीपक? कौन दीपक? वो मामी जी के रिश्ते में है और काफी धनी और प्रतिष्ठित परिवार के इकलौते सुपुत्र हैं। तुम भी दौलत के लिए? औरों के बारे में तो ऐसा सोच सकता था, लेकिन तुम्हारा जीवन मूल्य भी दौलत है, ये मैं नहीं जानता था बेटी। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए पापा। मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, पर ये मेरे सारे जीवन का प्रश्न है। अच्छा तो अगर मैं दीपक से मुंबई में ना मिली होती। पापा, दीपक भी। मुझे किसी के बारे में जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, तुम जाओ यहां से। आज अपने को बहुत असहाय अनुभव कर रहा हूं। ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करता हूं तो अपना कोई दोष समझ नहीं पाता हूं। शायद साधारण सांसारिक प्रतिक्रियाओं से मेरी प्रतिक्रिया हमेशा अलग होती है। इसीलिए आज मैं घर बाहर सब जगह बिल्कुल अकेला हूं। अकेला कर दिया गया हूं। पर मुझे अब अपने जीवन का कोई निर्णय ऐसा लेना ही होगा जहां मैं अपने जीवन मूल्यों के साथ सचमुच जी सकूं। अपनी बाकी जिंदगी ऐसे ना जियूं। आप सबसे विदा लेकर दूर जाना चाहता हूं। मैंने आजीवन यही प्रयत्न किया कि मैं हर संबंध को आदर दूं और पूरी ईमानदारी से जुड़े दायित्वों का पूरा निर्वाह करूं। लेकिन यह मत समझना मैं अपने कर्तव्यों से बच रहा हूं। मैंने तो सबके लिए यथासंभव करना ही चाहा है और अपनी ओर से अब तक करता भी रहा हूं। इसमें किसी के ऊपर मैंने कोई एहसान भी नहीं किया है, लेकिन अब तक मुझे ऐसा लगने लगा है कि किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं है और घर बाहर कोई भी मेरे विचारों को और क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं है। मेरे मन में किसी से अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं है, पर सबने मुझे गलत समझा है। शायद एक अहंकारी और अव्यवहारिक व्यक्ति। मैं अपनी कोई भी सफाई किसी को भी नहीं देना चाहता हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं जो किसी की समझ में ना आए। मैं केवल अपने को तुम सबसे दूर कर रहा हूं।
तुम लोगों के साथ रहते हुए प्रतिदिन और प्रतिक्षण अपने को और अकेला पाता जा रहा हूं। मैं अपने जीवन को सामूहिकता से जोड़ना चाहता हूं, उस सामूहिकता से जहां सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वह सत्य पथ मुझे मिल गया है। अध्यात्म और परमात्म की यात्रा हर व्यक्ति को अकेले ही करनी पड़ती है। सहज योगी बनना है अर्थात सबसे जुड़ना है। अब मेरा जीवन का मार्ग सत्य का मार्ग होगा, आत्म साक्षात्कार का मार्ग। वही मेरे आत्म संतोष का सत्य पथ है।